नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने एनडीए की जीत के लिए पसीना बहाया, तो वहीं प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रचार और रोड शो किया। पीएम मोदी ने कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया। जंगल राज की याद दिलाई तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पप्पू, टप्पू और अप्पू कहकर संबोधित किया। गांधी जी के 3 बंदरों के रूप में उन्होंने चित्रित किया। सोनबासा में प्रियंका गांधी ने भी सभा की। पीएम मोदी उनके निशाने पर थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। जनशक्ति पार्टी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव पर ही बरस पड़े। महुआ के लोगों पर लाठीचार्ज कराने का आरोप तक लगा दिया। कुल मिलाकर सोमवार को चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भराएंगे। एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि प्रदेश के 71% लोगों के नामों का मिलान कर लिया गया है। अब एसआईआर को लेकर सियासी दलों ने भी कमर कस लिया है। इसकी क्या है तैयारी, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर शुरू हो चुका है। पहले क्रम में प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। अब 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के संबंध में जानकारी एकत्रित करेगा। इस बीच राहत की बात यह है कि साल 2003 से 2023 की मतदाता सूची के मिलान में 71% नाम सही पाए गए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि प्रदेश के 71% मतदाताओं को अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 4 दिसंबर तक वोटर्स को फॉर्म भरकर देना होगा। जिलों में जिन राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की नियुक्ति की गई है, उन्हें भी सियासी दलों को प्रक्रिया के संबंध में ट्रेनिंग देनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार कहते हैं, अधिकतर मतदाताओं के नामों का टेबल पर मिलान कर लिया गया है, इसलिए उन्हें अपने संबंध में दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने 5 नवंबर को एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। विधायक, पूर्व प्रत्याशी से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों और बूथ प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता एसआईआर का विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एवं 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। इसमें 28 अक्टूबर से यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 3 नवंबर 2023 तक इसमें मुद्रण और प्रशिक्षण का शेड्यूल है। इसके उपरांत घर घर इनुमरेशन फॉर्म जो गणना पत्रक है उसको वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक का समय प्रदान किया गया है। आज आने वाला समय एसआईआर का कार्यवर्ग यहाँ छत्तीसगढ़ में और कई अन्य राज्यों में भी प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले शासन प्रशासन से सर्टिफाइड बीएलओ मांगे गए हैं, तो हम उसको उपलब्ध भी करा रहे हैं। जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहाँ के हैं कि नहीं है, और एक मतदाता को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है, ये विशेष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बीएलओ के घर घर पहुंचने के पहले ही प्रदेश के 71% मतदाताओं के नाम पुरानी सूची से मिला लिए गए हैं। ऐसे में ये तय है कि छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह बड़े पैमाने पर न नाम काटे जाएंगे, न बड़ी संख्या में लोगों को एसआईआर की वजह से परेशानी होगी। ये भी तय है कि जो फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, उनके नाम जरूर काटे जाएंगे। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति का गठन अब तक नहीं हो पाया है। प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन कार्य समिति के सदस्यों का चयन अब तक नहीं हो पाया है। कहां अटकी सूची और क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार स्वदेशी से लेकर जीएसटी के कार्यक्रम में बीते कुछ महीनों में उलझी रही। कार्यक्रमों की उलझन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम ऐसी फंसी कि अब तक प्रदेश कार्य समिति की घोषणा पूरी तरह से नहीं हो पाई, जबकि महीनों पहले से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जल्द ही सभी नियुक्तियां पूरी करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार कार्यक्रम और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से कार्य समिति और अन्य नियुक्तियों पर फैसला नहीं हो पाया है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर का दौरा तय हुआ, फिर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी में सत्ता और संगठन के दिग्गज उलझे हुए नजर आए। पीएम के रायपुर से रवाना होते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत यहां के प्रदेश पदाधिकारी बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हो गए। ऐसे में प्रदेश कार्य समिति और मोर्चा प्रकोष्ठों में होने वाली नियुक्तियां फिर से अटक गई हैं। अभी माना जा रहा है कि नवंबर महीने के अंत तक न सिर्फ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का गठन कर लिया जाएगा, बल्कि मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों के प्रदेश और जिला कार्यकारिणी का गठन भी हो जाएगा। इसके लिए जल्द ही बैठकों का दौर शुरू होगा और इसके बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी राज्योत्सव में यहाँ थे और सब प्रकार का यहाँ जो काम रहा उसको करने के बाद बिहार गए हैं। बिहार से आने के बाद इस महीने आगे भारतीय जनता पार्टी की जो रुकी हुई और बाकी कार्यकारिणी है वो पूरी हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि इस महीने अंतिम समय तक जो है हो जाएगा। और बाकी टीम भी जो बनना है मोर्चा प्रकोष्ठों की, वो भी टीम इसी समय बनना प्रारंभ होगी। अभी राज्योत्सव 5-6 तारीख तक का जो चलना है वो चलने के बाद फिर संगठनात्मक गतिविधि को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी तय कर दिए गए हैं, लेकिन कार्य समिति और मोर्चा प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक इसकी घोषणा होती है और किसे कार्य समिति में जगह मिलती है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने के बाद अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से बुलाने की तैयारी चल रही है। विधानसभा का यह शीत सत्र 2 हिस्सों में होगा। कैसी होगी कार्रवाई और क्या होगा विशेष इस सत्र में, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र कई मायनों में बेहद खास होगा। सत्र के पहले दिन की कार्रवाई विधानसभा के वर्तमान भवन में होगी, लेकिन पहले दिन न प्रश्नकाल होगा न ध्यानाकर्षण। इस दिन विधायक 25 सालों की संसदीय यात्रा पर अपने संस्मरण साझा करेंगे। साथ ही सदन एकमत से यह प्रस्ताव भी पारित करेगा कि सदन की आगे की कार्रवाई नए भवन में होगी। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर से एक सप्ताह के शीत सत्र का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सत्र के संबंध में राजभवन को जल्द ही पत्र लिखा जाएगा। सत्र के लिए 15 नवंबर तक अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है। सत्र में पुराने विधानसभा में एक दिन का विदाई समारोह होगा, ग्रुप फोटोग्राफी होगी, लंच वहां पे होगा और उसी दिन ये प्रस्ताव होगा कि अब ये विधानसभा नए विधानसभा में आगे का कार्य जारी रखेगी। तो वो आखिरी एक दिन का सत्र होगा। बाकी जो सत्र होगा, दिसंबर का जो सत्र होगा, वो नए विधानसभा में आयोजित होगी। तो अब हम नए विधानसभा की ओर जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पुराने भवन से नई विधानसभा में शिफ्टिंग में 6 महीने का समय लगने की संभावना है। नए भवन में बनाए गए सचिवालय और विधानसभा के विभिन्न शाखाओं के कार्यालय में फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाओं को पूरा किए जाने के बाद सामान शिफ्टिंग शुरू होगी। तब तक कार्य संचालन पुराने भवन से ही होगा। दिसंबर से संभावित सत्र से पहले आवश्यक दस्तावेज, सामान वहां शिफ्ट किए जाएंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पचमढ़ी में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है।
इस शिविर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन राव मुख्य भूमिका में है। प्रशिक्षण में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के शामिल होने की चर्चा भी है, लेकिन बिहार चुनाव के चलते संभावना कम ही नजर आती है। शिविर में किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसमें कौन से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी का संगठन है। कांग्रेस नेता भी ये मानते हैं कि जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर है। यही वजह है कि चुनाव में लगातार हार मिल रही है। लिहाजा अब कैडर बेस पार्टी बनाने की कवायद चल रही है। जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाना है, इसीलिए उन्हें संगठन बनाने से लेकर चुनाव लड़ने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो पूरा प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसमें इसके प्रभारी हैं सचिन राव, जो CWC के मेंबर भी हैं, और वो ये पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। और बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है और क्या क्या उनसे चुनाव लड़ने में हमें सावधानी बरतना है और उनके प्रबंधन को हम कैसे काउंटर करें और कैसे निष्पक्षता से चुनाव हो सके और हम निष्पक्षता से चुनाव के संपादन में अपनी भूमिका निभा सकें, इन तमाम चीजों को लेके ये शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। प्रशिक्षण शिविर में CWC सदस्य सचिन राव मुख्य भूमिका में हैं। उनकी टीम अलग अलग विषयों पर जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इस शिविर में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल होने पर भी संशय बरकरार है। बिहार चुनाव के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का पचमढ़ी पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अध्यक्षों को संबोधित कर सकते हैं। जैसे ही कार्यक्रम आएगा, अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है, हम आपको सूचित कर देंगे। ये कार्यक्रम बहुत नेताओं के उद्बोधन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और इसके जो एक्सपर्ट हैं वो इसमें बुलाए गए। जिला अध्यक्षों को चुनावी रणनीति के गुर भी सिखाए जाने हैं। लिहाजा कांग्रेस के वॉर रूम प्रभारी शशिकांत सेंथिल भी सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए हैं। मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के टिप्स देने के लिए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा और IT सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत भी शिविर में पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के प्रोग्राम भी फिलहाल तय नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के शामिल होने पर संशय है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। जैसे राज्योत्सव का आगाज शानदार था, ठीक वैसे ही अंजाम भी बेहद खास होगा। शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों हुआ था। समापन में उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। क्या होगा कार्यक्रम और कैसा खास रहेगा ये आयोजन, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की स्थापना को 25 साल पूरे हो चुके हैं। रजत जयंती को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रायपुर में मौजूद रहे। पीएम की सभा और लाखों लोगों की मौजूदगी ने इस मौके को बेहद ऐतिहासिक बना दिया। अब समापन समारोह भी खास होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 4 नवंबर की शाम छत्तीसगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। 5 नवंबर को राजनांदगांव के कार्यक्रम में होंगे शामिल। डॉक्टर रमन सिंह के आमंत्रण पर जाएंगे राजनांदगांव। फिर रायपुर में राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति के हाथों ही छत्तीसगढ़ की विभूतियों को मिलेगा पदक। 36 विभूतियों को सम्मानित करेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। बता दें कि इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भर से आए हुए लोग मौजूद रहेंगे। समापन समारोह के बाद सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपने बैंड कैलासा के साथ प्रस्तुति भी देंगे और इस तरह से राज्योत्सव का समारोह अंतिम दिन बेहद यादगार होगा। जब 25वां वर्षगांठ मनाने का समय आया तो इस रजत जयंती समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस रजत समारोह में शामिल हुए और उसका उत्साह आप सब लोगों ने नजदीक से देखा है। अभी तक का छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक सभा के रूप में स्वतः ही स्फूर्त लोगों ने इस राज्योत्सव में
शामिल होने के एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव कई मायनों में इस बार बेहद खास रहा। पहले दिन शुभारंभ के लिए जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए थे, तो वहीं अंतिम दिन उपराष्ट्रपति के हाथों प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। इस तरह से राज्योत्सव का आगाज ही नहीं बल्कि समापन बेहद खास होने जा रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सम्राट विक्रमादित्य के वीरता, न्याय और सुशासन पर आधारित महानाट्य का शुभारंभ किया गया। इस ऐतिहासिक मंचन की भव्यता और विक्रमादित्य के गौरवशाली जीवन की गाथा का प्रदर्शन भी किया जाता है। 150 से ज्यादा कलाकारों की भव्यता वाले इस नाटक के कलाकारों को थिएटर का ही शौक है और थिएटर के जरिए ही उनकी आजीविका चलती है। देखिए खास रिपोर्ट। विक्रमादित्य महानाट्य के कलाकारों की स्थिति काफी प्रभावशाली रही है और भव्यता के साथ वास्तविक युद्ध और ऐतिहासिक दृश्यों को जीवंत किया गया है। कलाकारों ने ऊंट, घोड़े, हाथी और अश्वदल जैसे वास्तविक चीजों का इस्तेमाल करते हुए मंच को सजीव बना दिया। हाल ही में हुए मंचन के दौरान कलाकारों के प्रदर्शन की जमकर सराहना की गई और उन्हें सम्मानित भी किया गया। INS न्यूज ने इस नाटक के कलाकारों के व्यक्तिगत जीवन में झांकने का प्रयास किया तो सभी कलाकार संतुष्ट नजर आए। अधिकांश कलाकारों ने कला को ही अपनी आजीविका बना लिया है। ये एक ऐतिहासिक पात्र है। सम्राट विक्रमादित्य हमारे देश के एक बहुत बड़े नायक हुए। उनका पात्र करना, उनके बारे में जितनी रिसर्च हो सकती है वो करना, उनके बारे में जितना हो सके वो पढ़ना और फिर हमारे डायरेक्टर जो बोल सके उसके ऊपर 100% अपना देना, यह चुनौती रहती है जिसमें हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि जितना बेहतर दे सकते हैं उतना दें। सभी से कहना चाहता हूँ कि आप थिएटर करें, बहुत अच्छे से थिएटर करें, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ाई करें। उनके माता पिता को ये नहीं रहे कि सिर्फ थिएटर ही कर रहा है, अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दें। थिएटर जो टाइम निकलता है उसमें अपनी थिएटर भी करें, लेकिन सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। ये बेताल का रोल निभाने वाले ऋषि योगी हैं, जो पढ़ाई के साथ ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मंच पर कर रहे हैं और अब वे कला में ही अपना जीवन समर्पित करने का ठान चुके हैं। सौभाग्य है कि महाकाल महाराज की नगरी में मेरा जन्म हुआ और मैं इतने बड़े सम्राट विक्रमादित्य महाराज की नगरी में रहा और उनके साहित्य से जुड़ा। इस नाटक से मुझे भी थोड़ा बौद्धिक ज्ञान मिला है। हाँ, यस मैम, क्योंकि जब हमारा मेकअप वगैरह हो जाता है उसके बाद एज ए एक्टर हमारा क्या मैम, किसी का भी हमारे डायरेक्टर सर ने बताया है कि एटलीस्ट आपको 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको आपके कैरेक्टर का ध्यान करना चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो कैसा है, क्या है। तो उसमें उतरने के लिए हम 10 मिनट मौन रहते हैं और एक ब्लैक पॉइंट ले लेते हैं, उस पर फोकस करते हैं। कलाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामान्य जीवन और भव्य ऐतिहासिक दृश्यों को जीवंत करने की होती है। हालांकि कलाकार अपने हुनर से अपने किरदारों के साथ न्याय कर ही लेता है। जब तक हम कॉस्ट्यूम में नहीं रहते हैं तब तक एक आम नागरिक हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम पहनने के बाद हमको पूरा विलन के रूप में आना पड़ता है, तो अंदर से फील भी वही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि फीलिंग थोड़ी सी कम आती है मोमेंट्स को देख के, मौसम को देख के, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहती है कि 100% उसको निभाएं। नहीं, पहले जब शुरू में करते थे, जब शुरू किया था 12-15 साल की एज से, तब लगा था, लेकिन अब तो कैरेक्टर ऐसा है कि सब आदत से हो गई, तो अब कुछ नहीं। महंगा नाटक होने के चलते निजी स्तर पर इस नाटक का मंचन कम ही हो पाता है, लेकिन अभी सरकार विक्रमादित्य के महिमा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके कारण नाटक को शो करने का मौका मिल पाया है। ये नाटक लगभग हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। 2006 में इसका शुरुआत किया था। इसकी जब कल्पना की थी तो हमको भी नहीं मालूम था कि ओरिजिनल घोड़े इस नाटक में कैसे एक्टिंग करेंगे, क्योंकि इंसानों को समझाने के लिए 2-2 महीने हमको मेहनत करना पड़ती है। तो हाथी, घोड़े, ऊंट को नाटक में सीन पे लाना, एंट्री पे लाना, उनको मंच के ऊपर चढ़ाना और उसके बाद संगीत के साथ में नीचे लाना बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन हमारे निर्देशक श्री संजीव मालवी और हमारे जो परिकल्पना मोहन यादव जी उस समय भी हमारे साथ एक संरक्षक के रूप में जुड़े थे, तो उन्होंने सपने को साकार कराया। भव्यता के साथ ही सेना के जीवंत अभिनय और अश्वदल की तेज रफ्तार के चलते मंच पर युद्ध और अन्य दृश्यों का सजीव चित्रण इस नाटक में किया गया है। कलाकारों ने आश्रम और जंगल के भव्य सेट के साथ ही महाकाल मंदिर के प्रतिरूप सेट पर भी काम किया,
जिससे प्रस्तुति को एक खास आयाम मिला। INH न्यूज के लिए भोपाल से स्वाति शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए INH 24/7 के साथ।